नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर से जुड़ी अहम खबरों की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद बैठक है आज और 15 दिन बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर आज मंत्रिपरिषद की इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। आज पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद बैठक आज बुलाई गई है। 15 दिन बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर आज की इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, काफी अहम आज की ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, कई विशेषताएं हैं। एक तो पीएम मोदी के कार्यकाल की दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक होने वाली है, इसके बाद अब सीधे लोकसभा चुनावों में उतरेंगे और साथ ही 2047 के विकसित भारत के रोड मैप को लेकर आज एक बार फिर चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल, बेशक नितिशा, देखिए ये 2024 और 2019 की सरकार की ये आखिरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है, यूनियन मिनिस्टर की मीटिंग है और माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम जो पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने बेहतर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो कितना पहुंचा है धरातल पर, इस योजनाओं को लेकर तमाम योजनाओं को लेकर लोगों के मन में क्या है और जिन जिन जिलों का प्रभार इन तमाम मंत्रियों को दिया गया था उसका स्टेटस क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है जिसमें चर्चा होगी। क्योंकि इसके पहले ही करीबन एक साल पहले, पिछले साल करीबन राष्ट्रीय जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई गांवों का जिम्मेदारी या कोई जिलों की जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को दिया था। वहां लगातार वो दौरा करते नजर आए थे, वहां पे लगातार योजनाओं को उनसे बात करते पहुंचाते नजर आए थे और उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि क्या रिपोर्ट है उन जिलों का। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2047 विकसित भारत को लेकर भी क्या रोड मैप हो, विजन हो, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल पंकज, कई अहम चर्चाएं यहाँ हो सकती हैं। इसके साथ ही देखिए, कल ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। उस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि कई चेहरों को रिपीट किया गया है। बिल्कुल, बेशक नितिशा, देखिए करीबन 34 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। कुछ ही जो मंत्री हैं जिनका टिकट काटा गया है, अगर जो मुझे याद आ रहा है और लिस्ट में जिस तरह से देखा गया है उसमें एक ही मंत्री है जिसका नाम काटा गया है उनके सीट के हिसाब से। डिब्रूगढ़ में सदानंद सोनोवाल को टिकट दिया गया है रामेश्वर तेली की जगह से, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है। तो एक ही नाम कटा हुआ दिखता है और लगभग तमाम नाम रिपीट है और तमाम नामों को फिर से मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत का पंकज। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की कर लेते हैं। रालोद यानी कि RLD एनडीए में शामिल हो गई है और रालोद का बीजेपी ने खुले हाथों से स्वागत किया है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी और बीजेपी में समझौता हुआ है। अमित शाह और नड्डा से जयंत चौधरी ने मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, दिल से स्वागत। बीजेपी और RLD में सीटों को लेकर समझौता हुआ है। यूपी के बिजनौर और बागपत की सीट RLD को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरकार वो तस्वीर भी सामने आ गई जिसका कई दिनों से इंतजार था, जब से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को
सम्मानित किया गया था, उसके बाद से लगातार इस बात का इंतजार था कि कब वो तस्वीर सामने आएगी जब जयंत चौधरी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठे नजर आएंगे, क्योंकि उस दिन उन्होंने साफ मीडिया से कह दिया था कि अब किस मुंह से प्रधानमंत्री को मना करूंगा। ट्वीट भी उन्होंने किया था कि दिल जीत लिया। उसके बाद आखिरकार ये तस्वीर सामने आ गई है। बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौता हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर बागपत और बिजनौर की सीट आरएलडी के पास रहेगी। और आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। लखनऊ से यह खबर है जहां पर यादव कुंभ आयोजित किया जा रहा है और इस यादव कुंभ में सीएम मोहन यादव आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सीएम हैं और बीजेपी ने यादवों का समर्थन पाने के लिए रणनीति बनाई है। लखनऊ में लगे यादव चला मोहन के साथ पोस्टर्स हैं। तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं लखनऊ में जिन पर लिखा गया है यादव चला मोहन के साथ। यानी इस पोस्टर के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मोहन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं जो कि यादवों द्वारा सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इसके अलावा मोहन यादव जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, तो यानी यादव जो वोट बैंक है वो अब मोहन के साथ चल रहा है। अब चाहे आप इसे कान्हा के साथ जोड़कर देखें या फिर सीएम मोहन यादव के साथ जोड़कर देखें, इस तरीके के यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और मोहन यादव इस यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी यूपी में कवायद है ये शुरू हो गई है। यूपी में 9% यादव वोटर पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव है। तो आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं लखनऊ, जहां पर यादव महाकुंभ में वो शामिल होंगे। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव भोपाल से सीधा जुड़ चुके हैं। माफ़ कीजिएगा नीरज नहीं, इस वक्त दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा हमारी सहयोगी हैं भोपाल से, वो हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं। दीपा का रुख करेंगे। दीपा, जिस दिन मोहन यादव का नाम बतौर सीएम अनाउंस किया गया था उसी दिन ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का यादव वोट बैंक है उसको साधने की रणनीति बीजेपी ने बना ली है। और वहीं यहाँ पर दिख रहा है पोस्टर्स लगे हुए हैं लखनऊ में, यादव चला मोहन के साथ, और स्वागत किया जा रहा है सीएम मोहन यादव का इस यादव महाकुंभ में। देखिए, सीधे तौर पर ये हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी लंबी राजनीति में बिलीव करती है। एक व्यक्ति से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास करती है, तमाम क्षेत्रों को साधने का प्रयास करती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाकर कहीं ना कहीं, चाहे हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, दोनों ही जगहों पर यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है। और ऐसे में इस वोट बैंक को साधने का प्रयास सीधे तौर पर बीजेपी ने किया है। हमें लगातार देखने को मिलता है कि जब से बतौर मुख्यमंत्री जो कार्यभार है वो मोहन यादव ने संभाला है, उसके बाद से लगातार उनका दौरा जो है बिहार और यूपी में हमें देखने को मिलता है। इसी दौरान अगर बात करें तो आज लखनऊ जाने वाले हैं, यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। लगभग 12:15 तक लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद यादवों को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि यूपी चुनाव में जो यादव समाज है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है और इसी का निर्वहन करने के लिए लगातार वो यूपी जाते हैं और वहां पर खास तौर पर यादव का फोकस जो है वो हमें देखने को मिलता है। और आज यादव महाकुंभ में भी वो शामिल होंगे। इस मौके पर पार्टी के तरफ से ही हो सकता है कि कई बड़ी घोषणाएं जो है वो भी उनके माध्यम से की जाए और इसी के साथ ओबीसी वर्ग को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं जो है वो मोहन यादव कर सकते हैं। जी बिल्कुल दीपा, मोहन यादव के जरिए पूरा जो बिहार है और यूपी है उसको साधने की मुहिम इसको माना जा रहा था। लेकिन अब देखिए दो यादवों का साथ आपको एक तो मोहन यादव का साथ यहाँ मिल चुका है, उसके बाद बिहार में मजबूती तो नीतीश कुमार के शामिल होने से ही हो जाती है। ये जो पूरा वोट बैंक है, अगर यूपी की बात करें तो ओबीसी में से 20% तो सिर्फ यादव वोट बैंक है। लिस्ट भी अब पहली लिस्ट भी अब बीजेपी ने जारी कर दी है और उसके बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये जो पूरी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ का
जो वोटर है और खास तौर पर जो यादव वोटर है उसको साधने के लिए क्या सिर्फ मोहन यादव का चेहरा ही काफी है या और तैयारियों में भी बीजेपी अभी लगी हुई है, क्योंकि चेहरे तो मिल गए हैं? जी जी जी। देखिए, बीजेपी के पास चेहरे भी है, संगठन भी है और कार्यकर्ता भी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी मजबूती के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी जाने वाली है। सीधे तौर पर जो 400 अगर हम बात करते हैं तो सीटों का जो टारगेट रखा गया है तो उससे पार करने के लिए बीजेपी कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम वर्गों को साधने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अभी कुछ समय पहले ही हमें देखने को मिला था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है काफी लंबे समय तक साउथ में रहे और क्या कहते हैं कि साउथ में किस तरह से पार्टी को जिंदा किया जाए, वहां पर अपनी नींव को गाड़ा जाए, इसको लेकर भी लगातार वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब मोहन यादव की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से आप जो है यूपी और बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी है उसे मजबूत करने का काम करें। निश्चित तौर पर एक अकेला चेहरा जो है वो काफी नहीं होता है, लेकिन बीजेपी का संगठन पूरा एक साथ काम करता है। यूपी में जैसा कि निश्चित तौर पर 20% ज्यादा वोट बैंक है, बिहार में भी काफी वोटर्स है और इसी के साथ मध्य प्रदेश की भी हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ओबीसी वर्ग से आने वाले लोग हैं वो भी मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में तमाम चाहे हम ओबीसी पूरे वर्ग की बात कर लें या फिर हम यादव समाज की क्यों ना बात करें, इन सभी को पर फोकस बनाने के लिए कहीं ना कहीं मोहन यादव अपने आप में एक बड़ा चेहरे के रूप में हमारे सामने है। और इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो बीजेपी लगातार तमाम वर्गों को साधने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी है। जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि चाहे किसान मोर्चा हो या फिर महिला मोर्चा हो, सभी लोगों को राज्यसभा भेजा गया जिससे कि महिलाओं को साधा जा सके, किसानों को साधा जा सके और उसके बाद लगातार इस तरह की कार्ड जो बीजेपी खेलती रहती है। लेकिन अब यही देखना होगा कि इतने जो कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा कार्ड खेले जा रहे हैं इससे सफलता मिलती है या नहीं। बिल्कुल दीपा, ये एक बड़ा टास्क लेकर यहाँ पर बीजेपी चल रही है। मध्य प्रदेश में एक तरफ पूरी तरह से साधने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बैठकें भी चल रही हैं। यादव महाकुंभ में शामिल होने के साथ ही साथ मोहन यादव को और किस तरह से यादवों की ब्रांड एम्बेसडर की तरह किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे साधा जा सकता है? देखिए, अगर बात करें यादव समाज में की काफी ज्यादा एकता मानी जाती है। लगातार हमें देखने को मिलता है कि तमाम कार्यक्रमों में जब पूरा समाज एक होता है, ऐसे में सबसे ज्यादा जो एकता की बात कही जाती है वो यादवों में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तमाम त्योहार जो है काफी मिलजुल कर मनाते हुए वो नजर आते हैं। ऐसे में लगातार अगर यूपी की मैं बात कर लूँ तो जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूपी में सक्रिय हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, बिहार भी गए थे पिछले दिनों। और इससे ये बात साफ होती है कि बीजेपी का फोकस इस बार, यदि हम डॉक्टर मोहन यादव की बात करते हैं तो उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन इसी के साथ जहाँ पर मध्य प्रदेश में तमाम केंद्रीय नेताओं की टीम को बीजेपी के द्वारा उतारा जा रहा है, वहीं अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव के कंधे पर रहने वाली है। तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि यादव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसके पहले भी कई तरह के आयोजन किए गए थे। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम खासतौर पर यूपी में होते हैं उनमें शिरकत करते ही है डॉक्टर मोहन यादव। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यूपी चुनाव की, अगर लोकसभा चुनाव में हम बात करते हैं तो यूपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है। चलिए, शुक्रिया दीपा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो डॉक्टर मोहन यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए लखनऊ जाने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं, पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे। सीएम योगी जुबली इंटर कॉलेज भी जाने वाले हैं। छात्रों को यहाँ लैपटॉप और टैबलेट वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भी आज आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर के दौरे पर इस वक्त हैं और समय समय पर सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं। खास बात ये रहती है कि इस दौरान वो जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर लगाते हैं और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दर्शन का कार्यक्रम करने वाले हैं। साथ ही जुबली इंटर कॉलेज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करने का कार्यक्रम करेंगे। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भी यहाँ पर आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अमरेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर अपने विधानसभा क्षेत्र जाते हैं, समय समय पर वहां के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, नई नई योजनाएं लेकर आते हैं, जनता को सौगात देते हैं, लेकिन इन सबके बीच जो कुछ खास तस्वीरें उनके हर गोरखपुर दौरे से सामने आती हैं वो होती है जनता दर्शन की तस्वीरें, जहां पर लोगों को लाइन से बैठाया जाता है और सीएम खुद उनके पास जाकर उनके हाथ से अर्जियां लेते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं। कई बार तो 500-500 लोगों से सीएम ने खुद जाकर चिट्ठी ली है उनकी, और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण करवा दिया जाता है। बिल्कुल नितिशा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान में गोरखपुर शहर से विधायक भी हैं, इससे पहले वो 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। वो अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में है गोरखपुर, या पहले उनका संसदीय क्षेत्र रह चुका है गोरखपुर, वहां के निवासियों का और उसके आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी खास नजर गोरखपुर के विकास पे भी रहती है, और खास नजर गोरखपुर में जो वहां की आम जनता है उसकी जो समस्याएं हैं, जो उसकी अपनी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के विधायक मुख्यमंत्री हैं, या पहले वो कहते थे कि गोरखपुर के सांसद जो रहे हैं वो मुख्यमंत्री हैं। तो उन लोगों की जनता की जो अपेक्षा रहती है उस पर वो लगातार खरे उतरने की कोशिश करते हैं। और इसी के तहत उनके जो सहयोगी हैं गोरक्षनाथ पीठ में अजय सिंह और बल्लू राय और अन्य कई लोग, ये सब लोग मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम गोरखपुर का लगता है उसके पूर्व ही जनता दर्शन कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। और जनता दर्शन की कार्यक्रम की तैयारी में जितने भी अपनी समस्याओं को लेकर आने वाली आम जनता के लोग जितने आवेदन करते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखना है, उनको बाकायदे प्रातः काल में ही गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर एक क्रमिक ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से बैठने का अवसर दिया जाता है। और उनके हाथ में उनकी समस्या की जो है वो एप्लीकेशन रहती है। मुख्यमंत्री प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर प्रयास करते हैं कि उसकी बात भी सुन सके और उसका कागज भी ले सके। और ऐसे मसले जिन पर पॉलिसीगत मैटर लेना हो, जिन पर पॉलिसीगत निर्णय लेना होता है, नीतिगत निर्णय होता है, उनको तो अधिकारियों को जितनी जल्द हो समस्या दूर करने के लिए कह देते हैं। लेकिन ऐसे मसले, ऐसी समस्याएं जिन पर मुख्यमंत्री को लगता है कि वो फौरन निर्णय ले सकते हैं, उस पर वो फौरन निर्णय लेते हैं नितिशा जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर जाते हैं तो कोई न कोई गोरखपुर को और सुंदर बनाने का, गोरखपुर को और व्यवस्थित बनाने का, गोरखपुर को और विकसित बनाने का कोई न कोई प्रोग्राम गोरखपुर का जो प्रशासन है, गोरखपुर मंडल का प्रशासन, गोरखपुर जनपद प्रशासन, वो लगा के रखता है ताकि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान ही उस कार्य का लोकार्पण या शिलान्यास कराया जा सके। बिल्कुल इसी कड़ी में आज वो जुबली इंटर कॉलेज में बिल्कुल अमरेंद्र, आज जो कार्यक्रम सीएम के रखे गए हैं, जुबली इंटर कॉलेज में सीएम छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करने वाले हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सालय, जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जो बनने वाला है, इसके कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ 3 कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम गोरखपुर में है और तीसरा कार्यक्रम उनका आजमगढ़ में है नितिशा जी। अब आजमगढ़ क्योंकि पूर्वांचल का ही बड़ा मंडल है तो आजमगढ़ का कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का जो है गोरखपुर में जुबली इंटर कॉलेज में है, जहां वो छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरित करेंगे। दूसरा कार्यक्रम उनका पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के संबंध में है, जिसमें वो पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। उस कार्यक्रम में अभिभाषण भी मुख्यमंत्री का होने की संभावना है। ऐसा जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का संबोधन दोनों जगह पर हो सकता है। जुबली इंटर कॉलेज में वो स्टूडेंट्स को भी एड्रेस कर सकते हैं, और उसके अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में पशुपालन से जुड़े हुए लोग, गोपालन से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, उनको भी संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और उसके बाद मुख्यमंत्री आजमगढ़ चले जाएंगे, जहां वो हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे और एक अन्य निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। आजमगढ़ का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निरीक्षण मात्र का है, लेकिन क्योंकि आजमगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, आजमगढ़ में पहली बार बड़े लंबे समय के बाद रमाकांत यादव भाजपा के टिकट पे जीते थे। उसके बाद में दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से जो है वो उपचुनाव में सांसद हुए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का आजमगढ़ दौरा भी महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है नितिशा कि भोजपुरी बेल्ट के जिन 4 भोजपुरी बोलने वाले कलाकारों पर भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी सूची में जिनको जगह दी है, उनमें से एक तो पश्चिम बंगाल से जिनको पहली बार टिकट मिला है वो है आरा के रहने वाले पवन सिंह भोजपुरी स्टार।
उसके अलावा मनोज तिवारी दिल्ली से पहले से सांसद हैं, उनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से फिर से टिकट मिल गया है मनोज तिवारी को। लेकिन दो अन्य भोजपुरी के बड़े कलाकार, एक जो कि गोरखपुर से सांसद हैं और दूसरे जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं। पहले गोरखपुर से सांसद है रवि किशन, वो आज मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे गोरखपुर के कार्यक्रम में, और दूसरे आजमगढ़ के जो सांसद हैं रवि किशन, गिरीश लाल यादव निरहुआ, वो आज निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम एक तरफ जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का होगा, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके निरीक्षण का होगा, वहीं कहीं न कहीं ये गोरखपुर और आजमगढ़ में जो जिनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है सांसद पद का, उनको साथ लेकर के और भ्रमण करने का, उनको साथ लेकर मौजूदगी से एक मैसेज देने का भी कार्यक्रम होगा नीतीश जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और लखनऊ से इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम योगी ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि 6 माह में दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में ये बड़ा सीएम का फैसला सामने आया है और सीएम ने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि नजीर बनेगी। साथ ही सीएम ने इस बात की जानकारी दी कि एसटीएफ पेपर लीक मामले की जांच करेगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को सीएम ने रद्द कर दिया है और इस प्रारंभिक परीक्षा को अब से 6 महीने बाद दोबारा कराया जाएगा। पेपर लीक के इस मामले में सीएम ने सख्ती दिखाते हुए साफ तौर पर कहा कि 6 माह में दोबारा ये परीक्षा करवाई जाएगी और साथ ही जो दोषी हैं इस पेपर लीक के, उन तमाम दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि नज़ीर बन जाएगी। जांच के बारे में बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसटीएफ पेपर लीक मामले की जांच करेगी। बता दें कि एक और बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। उसकी प्रारंभिक परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है। अब 6 माह में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि 6 माह में ये परीक्षा तो दोबारा होगी ही, लेकिन इसके साथ ही एसटीएफ द्वारा इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी हैं उन्हें ऐसी सजा दिलवाई जाएगी जो कि एक नजीर बनेगी। तो पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद आरओ एआरओ पर पेपर लीक मामला है, जिसमें एक बार फिर परीक्षा रद्द करने का फैसला सीएम द्वारा लिया गया है। दोबारा परीक्षा 6 माह बाद होगी। साथ ही एसटीएफ द्वारा जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को आश्वासन दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री जयवर सिंह के समाजवादी पार्टी को खत्म करने के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। इनकी भाषा से ही ये हमें समझ जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए कि ये लोग देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। हमारे पास मेयर का चुनाव एक एग्जाम्पल है जो पंजाब में हुए हैं, किस तरह धांधली हुई। जो हमारी यहाँ से जो कमल राजपूत जी की जो पत्नी लड़ी थी, उनके साथ उनको हराया गया यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव में। जीती जिताई थी वो और उनको हराया गया। तो मैं समझती हूँ धांधली और लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिशों का अंबार है भाजपा के पास। मैं समझती हूँ हमारे पास मेयर का चुनाव एक एग्जाम्पल है जो पंजाब में हुए हैं, किस तरह धांधली हुई। जो हमारी यहाँ से जो कमल राजपूत जी की जो पत्नी लड़ी थी, उनके साथ उनको हराया गया यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव में। जीती जिताई थी वो और उनको हराया गया। तो मैं समझती हूँ धांधली और लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिशों का अंबार है भाजपा के पास। मैं समझती हूँ हमारे पास मेयर का चुनाव एक एग्जाम्पल है जो पंजाब
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें TV 27 न्यूज के साथ।